रिलेशन बिटवीन %s एंड %p करेक्टर, रिलेशन बिटवीन %s एंड %p करेक्टर। लेकिन इनके बीच ये रिलेशन होता है, देखो s अपॉन s माइनस 1 इक्वल p माइनस 1 अपॉन p इक्वल cos थीटा, cos थीटा। जानना %s एंड %p करेक्टर के बीच ये रिलेशन होता है, s अपॉन s माइनस 1 इक्वल p माइनस 1 अपॉन p इक्वल cos थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान देना, यहां पर जो s है, s एंड p, ये देखो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ %s एंड %p करेक्टर। ध्यान देना, वैल्यू आपको फ्रैक्शनल लेनी है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ s एंड p करेक्टर। ऐसे लिख दो डायरेक्ट, s एंड p करेक्टर। देखो परसेंट में ना लेकर अपन ने किस में ले लिया, फ्रैक्शन में ले लिया। फ्रैक्शन में क्योंकि यहाँ पर 1 काम में ले रखा है ना, अगर आप परसेंट में रखोगे तो यहाँ पर 100 करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा 100, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? अब देखो इनके बीच क्या रिलेशन होता है, जैसे अपने यहाँ पर एक केस लेते हैं। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू आपको पता है इसे, जैसे cos 0 डिग्री इक्वल कितना होता है 1, cos 60 डिग्री इक्वल 1/2, cos 90 डिग्री इक्वल 0 हो गया, cos 120 डिग्री इक्वल -1/2, cos 180 डिग्री इक्वल -1। यही है ना? अब देखिए यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लेकर उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे ये देखो आप sp का केस ले लेते हैं। देखो फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? अब देखो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगा, देखो फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, देखो समझना, sp हाइब्रिडाइजेशन में देखो %s करेक्टर कितना है, %s करेक्टर 50% हो गया ना। इसका मतलब s की वैल्यू यहाँ पर 0.5 हो गया, क्योंकि s फ्रैक्शनल में ले रहे हो आप। इसी तरह %p करेक्टर भी 50% है, मतलब केवल p की अगर बात करते हैं तो 0.5 होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर चाहो तो आप इसको ले लो काम में, चाहे इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं दोनों ही रख के बता देता हूँ आपको। देखो s अपॉन s माइनस 1 इक्वल cos थीटा, दोनों से करके बता देता हूँ एक बार। देखो s की वैल्यू कितनी 0.5 है ना, ये देखो कितना s 0.5 माइनस 1 इक्वल, देखो क्या हो गया 0.5 और यहाँ माइनस 0.5 यहाँ पर क्या होगा -0.5 इक्वल -1, और ये किसके बराबर है cos थीटा के बराबर। इसका मतलब cos थीटा इक्वल कितना आ गया -1। देख कुल मिलाकर अपने को मिल गया कि cos थीटा इक्वल -1 मिल रहा है। भाई cos थीटा इक्वल -1 है तो थीटा इक्वल क्या होगा, क्योंकि cos थीटा -1 तभी आएगा जब थीटा कितना हो 180 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा इक्वल होगा 180 डिग्री। तो देखो एसपी के केस में अपने आप एंगल कितना आ गया 180। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब जैसे नेक्स्ट केस ले अपन, अच्छा %p से देखोगे तब भी सेम होगा। p से एक बार चेक कर लेते हैं सिर्फ। देखो अगर मैं p की बात करूं तो फॉर्मूला है p माइनस 1 अपॉन p इक्वल cos थीटा। तो कुल मिला के cos थीटा इक्वल p माइनस 1 अपॉन p, p कितना है वही 0.5 है ना, तो 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.5 इक्वल माइनस 0.5 अपॉन 0.5 इक्वल -1 आ गया ना। देखो आप इसका मतलब cos थीटा इक्वल -1 है तो थीटा इक्वल 180 डिग्री। तो %p से देखो %s से देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच एक्चुअली रिलेशन है, दोनों ये बराबर आएंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट अपन एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले ले, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा है ना। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगा, ध्यान देना। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के परसेंटेज करेक्टर कितना, s की वैल्यू परसेंटेज करेक्टर 0.33 है ना, या मैं क्या 1/3 परसेंटेज करेक्टर 0.33% का मतलब है कि फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 आएगी, तो यहाँ पर s की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 1/3, ठीक है ना। p की वैल्यू कितने जाएगी 2/3 निकाल सकते हैं ना, समझ में आ रहा है इन सबको, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर देखना है अपन को, जैसे cos थीटा इक्वल s अपॉन s माइनस 1, s की वैल्यू कितने है 1/3 है ना, 1/3 s की वैल्यू 1/3 माइनस 1 इक्वल 1/3 अपॉन यहाँ पर होगा माइनस 2/3, इसका मतलब क्या हो गया -1/2, 3 से 3 कट जाएगा ना, 1/2 माइनस 1/2। देख cos थीटा इक्वल कितना आ गया, cos थीटा इक्वल अपने पास आ गया -1/2। भाई cos थीटा इक्वल -1/2 तभी आएगा जब cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितने होगी 120, सो थीटा इक्वल 120 डिग्री, है ना। देखो cos थीटा इक्वल -1/2 आ रहा है, मतलब थीटा इक्वल कितना होगा 120। अब पी से देखेंगे तब भी यही आएगा, एक बार चेक कर ही ले अपन ने कैसे करना है। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना, समझ में आ रहा है। ये इधर वाला कर रखा है कि सबने, ये कर रखा है सबने, है ना। तो देखो इधर देखो सभी, देखो जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाई करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होगा समझना। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज करेक्टर कितना 25% है, तो s इक्वल 0.5 होगा 0.25 सॉरी, तो परसेंट p करेक्टर 75% है, तो p का मतलब 0.75। हम आपको cos थीटा इक्वल देखना है, cos थीटा इक्वल, तो s से ही चेक कर लेते हैं, s अपॉन s माइनस 1 इक्वल s की वैल्यू 0.25 अपॉन 0.25 माइनस 1 इक्वल 0.25 अपॉन माइनस 0.75 इक्वल कितना हो गया -1/3। तो देखो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितने आई, cos थीटा इक्वल -1/3। देखो cos थीटा की वैल्यू जैसे होते हैं ना -1/2 आती है, तो यहाँ पर कितना है 120। अच्छा एक बात तो फिक्स हो गई यहाँ पर, इधर देखो जब एंगल थीटा की वैल्यू 180 थी तो cos थीटा -1 था नहीं था, थीटा की वैल्यू थोड़ी कम हुई 120, तो यहाँ पर हो गया -1/2, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आ रही है ना नेगेटिव में, इससे भी कम आ रही है, इसका मतलब थीटा और डिक्रीज हो गया, थीटा और डिक्रीज हो गया। और अपन को पता है कि थीटा की वैल्यू 90 हो तो फिर ये वैल्यू 0 हो जाती, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये तो हो गया कि ये 90 से तो मतलब 0 से तो ज्यादा है ये वैल्यू और इससे कम है, इसका मतलब जो एंगल होगा ना 90 to 120 के बीच में ही होगा जो भी होगा। और अपन को पता है कि sp3 के केस में कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट। एक्चुअली इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो थीटा की वैल्यू उतनी ही आएगी। जैसे अगर आप देखोगे ना कि cos 109 डिग्री 28 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी तो -1/3 होती है, समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, सो थीटा इक्वल कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, समझ में आ रहा है। अब देखो कुल मिलाकर यहां से ये पता चल रहा है ना अपन को कि एंगल, अगर एंगल कम होता है जैसे 180 से डिक्रीज होता है तो नेगेटिव में ये वैल्यू भी क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। नेगेटिव वैल्यू कम हो रही, परसेंटेज करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो परसेंटेज करेक्टर एसपी में कितना आ रहा था, एसपी का निकाला था तो 50%, एसपी 50% और एंगल कितना है 180। sp2 के केस में परसेंटेज 33.33% और एंगल भी कम हो गया 120।
sp3 के केस में 25% है परसेंट एस करेक्टर और एंगल और कम हो गया। इसका मतलब अगर एंगल और कम हो जाता है तो परसेंट एस करेक्टर और घटेगा। परसेंट एस करेक्टर घटने का मतलब परसेंट पी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो जैसे इस कॉन्सेप्ट को अपन वाटर पर अप्लाई करें तो क्या होगा, ध्यान देना। देखो फॉर वाटर देखो वाटर के लिए सबको पता है कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, 104 डिग्री, मतलब कुल मिलाकर 104.5 होता है ना डिग्री, ये होता है। वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री का होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर देखो, ध्यान देना, एस cos थीटा इक्वल कितना होता है? cos थीटा इक्वल एस अपॉन एस माइनस 1, यही होता है ना। तो cos थीटा की वैल्यू यहां से पर निकाल से, cos थीटा की वैल्यू थीटा कितना रखेंगे यहाँ पर? 104.5, ये थीटा हो गया। इक्वल क्या है? एस अपॉन एस माइनस 1। भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रखोगे तो या तो केवल एस ही तो है, तो एस निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहां से जब आप एस की कैलकुलेशन करते हो ना तो 0.2 आता है। 0.2 का मतलब है 20% हो गया। इसका मतलब है कि वाटर के अंदर परसेंट एस करेक्टर कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। किससे पता चला? बॉन्ड एंगल से। तो देखो परसेंट एस करेक्टर इन वाटर इक्वल कितना है? 20%। वाटर के अंदर परसेंट एस करेक्टर 20% है, वाटर में परसेंट एस करेक्टर कितना है? 20%। देखो परसेंट एस करेक्टर 20% ये बता रहा है कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली sp3 नहीं होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो परसेंट एस करेक्टर कितना होता? 25% होता। तो देखो अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो वाटर के अंदर परसेंट एस करेक्टर तो कितना है भाई? 20%। तो परसेंट एस करेक्टर 20% है तो क्या हुआ? 100% पी करेक्टर, परसेंट पी करेक्टर कितना होगा? 80% होगा। ठीक है ना। ये हमें बता रहा है हाइब्रिडाइजेशन इन H2O इक्वल sp4। वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp4 है। कैसे पता चला? इससे पता चला। तो देखो ध्यान देना, ये बॉन्ड एंगल है भाई। sp4 ऑप्शन में आपको नहीं मिलता जनरली sp4, लेकिन अगर मान लो sp3 और sp4 दोनों मिल जाए तो एक्सपेरिमेंटल तो यही है, एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग आ रही है चीज। तो फिर वाटर का हाइब्रिडाइजेशन आपको कौन सा बताना है? sp4 ही बताना है। हालांकि ऑप्शन में sp3 आता है, sp4 देता है, लिया तो उस कंडीशन में जब sp3 ऑप्शन में है ना, या तो दे रखा है या फिर दोनों ही दे रखे sp3 और sp4, तो फिर किस पे टिक करोगे? sp4। रीजन क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को बता रहा है, जबकि sp3 वहां पर वो हाइपोथेटिकल है, वो लोन पेयर को और सिग्मा बॉन्ड को अपने जोड़ के निकाला है। ठीक है ना। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन इन H2O इक्वल क्या है? sp4 है। तो देखो H2 का केस अब अलग से लिख रहा हूं मैं। H2 का केस है तो भाई हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 और sp4। अगर दोनों ऑप्शन में है तो किस पे टिक करोगे? sp4 पर, sp3 पर नहीं करोगे, है ना। 11 के बच्चे से मत बोलना, नहीं तो पागल समझेंगे। हाँ वो तो बता दो। क्लियर है नहीं आता, वो कहेंगे पता नहीं कौन से पढ़ाने वाले आ गए। sp3 नहीं, इसमें 11 के बोल रहा हूँ बेटा मैं, है ना। कंपटीशन लेवल का केस अलग हो जाता है, कंपटीशन में तो सब आ जाता है। 11th 12th में थोड़ी है, नहीं तो मैं बोल ही कर रहा हूँ 11-12 के बच्चे से मत बोल रहा। ये हो गया नहीं यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ये कर रखा है सबने, समझ में आ रहा है ना। देखो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ और मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ above concept,
above concept, देखो the hybridization in MnO4 -1 Cr2O7 -2 VO4 -3, ठीक है ना, एटसेट्रा D3S। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर देखा जाए तो इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D3S। अब देखो भाई, अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने पढ़ा तो %S और %P, तब D कहां से आ गया बीच में, समझ में आ रहा है? देखो उसका रीजन क्या है, ध्यान देना। अगर हम इनके स्ट्रक्चर इनकी बात करते हैं, जैसे अपन ने केस ये ले लिया MnO4 माइनस ले लो, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, देखो 3D0 4H0 और 4P0, सभी में 0 है भाई। यहां से आर्गन से शुरू कर दो, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करें तो क्या होगा इस कंडीशन, ध्यान देना। जैसे ये केस है, देखो डी के अंदर डी कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। एस ये हो गया और पी ये हो गया, ठीक है ना, तो ये तो हो गया 3D, ये हो गया 4S, ये हो गया 4P, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, ये जो D3S हाइब्रिडाइजेशन है वो यहां से आ रहा है, देखो ये D3S, लेकिन भाई पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ये भी थी, ये sp3, और ये इधर से देखोगे तो D3S है या नहीं। लेकिन जब दो संभावना हो तो अपन वो करते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। अब देखो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी 3D की ज्यादा होती है या 4P की, 4P की ज्यादा है ना। 4P की जब एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में ये काम में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल काम में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनके काम आने से एनर्जी कम रहती है ना, तो बनने वाले ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो देखो ये नहीं होगा ये होगा। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ D3S फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और क्यों बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि कम एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखो ध्यान, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि अवेलेबल 23 है इधर ऑर्बिटल, और कम एनर्जी वाला है तो वही काम में आएगा। अब अपन ने बात D3S की क्यों करी, वो तो यहां से हो गया क्लियर। लेकिन D3S में क्या एक्चुअली %S कैरेक्टर कितना रहा है इसमें, देखो %S कैरेक्टर यहां पर लिखना, D3S में देखो %S कैरेक्टर 25% आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। थीटा की वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, जैसे MN डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O माइनस, ये इस टाइप से। तो देखो हो गया ना यहाँ का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। शेप कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल है ना वो बता रहे हैं कि शेप, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल बता रहे हैं शेप तो टेट्राहेड्रल ही इनकी, टेट्राहेड्रल शेप है, एंगल इतना है, तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि %S कैरेक्टर 25% आएगा। अब 25% S कैरेक्टर लाने की तो दो संभावना है, कौन कौन सी, या तो हाइब्रिडाइजेशन D3S होगा या फिर sp3 होगा, तभी आएगा %S कैरेक्टर 25%। तो अब इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। एक सेलेक्ट करोगे तो वो करोगे जिसकी पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि भाई अवेलेबल जब ये ऑर्बिटल है अंदर वाले खाली, तो बाहर वाला क्यों आएगा काम में, क्योंकि लोअर एनर्जी वाले आएंगे ना, इसलिए यहाँ पर sp3 नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, D3S होगा। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है ना।
तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये जो इस टाइप के मॉलिक्यूल है उनमें हाइब्रिडाइजेशन D3S होता है ना। करो देखो नोट इसको।